हेलो एवरीवन, तो मैं चंद्र प्रकाश एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा चैनल टारगेट विद सीपी में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने 20 नंबर की ऑब्जेक्टिव सीरीज चलाई हुई है, जिसमें आज हम एसएसटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर के आए हैं। हमारे बरेली में कई दिनों से डाटा बंद चल रहा था, इसलिए प्रैक्टिस सेट नहीं आ पाए और अब निरंतर सीरीज ये जारी रहेगी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। अपना सेकंड प्रैक्टिस सेट है, एसएसटी प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न इसमें रखे गए हैं। चलिए अभी पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? बारदोली सत्याग्रह, ये गुजरात में एक जगह है बारदोली, वहां पर हुआ था ये सत्याग्रह। किसान आंदोलन था ये। कौन सा आंदोलन था? किसान आंदोलन। अंग्रेजों ने सूखा पड़ने के बावजूद भी क्या किया था? 30% टैक्स में बढ़ोतरी कर दी थी। तो उसके विरोध में किसानों ने एक आंदोलन बुलाया था। उस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बताइए भाई। महात्मा गांधी ने किया था, चंद्रशेखर आजाद ने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, या महात्मा ज्योतिबा फुले ने किया था? किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये 1928 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। और इसी आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल को महिलाओं ने, वहां की महिलाओं ने क्या किया था? बारदोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, तभी से वल्लभ भाई पटेल को क्या बोलते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या बोला जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसे संबोधित किया जाता है? किसे कहा जाता है राष्ट्रपिता? ये तो सबको पता होगा। राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को कहा जाता है। अच्छा, लेकिन यहां से ये बताओ, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले 4 जून 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो में भाषण देते हुए सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया था। ठीक है, 4 जून 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक रेडियो टेलीकास्ट में सबसे पहले महात्मा गांधी को क्या कहा था? राष्ट्रपिता कहा था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू किस नाम से जानते हैं? चाचा के नाम जानते हैं, चाचा जवाहरलाल नेहरू। सुभाष चंद्र बोस, इनको नेताजी किसने कहा था? इन्हें नेताजी कहा था महात्मा गांधी ने। नेताजी सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस को नेताजी को उपाधि दी थी हिटलर ने। किसने दी थी? हिटलर ने दी थी। और गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के क्या थे? गुरु थे। महात्मा गांधी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बताइए कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, 1904 में, या 1857 में, या 1895 में? कब हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। कब हुई थी? 1885 में। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। कहां पर हुई थी? मुंबई। 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुई थी, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में। कहां पर हुई थी? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय। यहां पर 72 गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में 72 सदस्य इकट्ठे हुए थे। इन लोगों ने मिलकर क्या किया था? कांग्रेस की स्थापना की थी। स्थापना सदस्य में कितने लोग थे? शामिल थे 72 मेंबर शामिल थे। किसने करी थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना करी थी A.O. ह्यूम ने। किसने? A.O. ह्यूम, एक अंग्रेज था A.O. ह्यूम, तो इसने स्थापना की थी A.O. ह्यूम ने। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बताइए, पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष थे कांग्रेस के व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी को 1885 में कांग्रेस का पहला अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से मिट्टी का प्रकार नहीं है। कौन सी प्रकार की मिट्टी नहीं पाई जाती है? काली, पीली,
काली मिट्टी नहीं होती है, पीली मिट्टी या लेटेराइट या सीमेंट, कौन सा मिट्टी का प्रकार नहीं है? तो मिट्टियां कितने प्रकार की होती हैं? मिट्टियां 8 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की मिट्टियां होती हैं? तो मिट्टियां होती हैं 8 प्रकार की। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की मिट्टियां भारत में पाई जाती हैं। कौन कौन सी? लाल मिट्टी, लाल मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या फिर पीली मिट्टी, एक ही है, लाल या पीली मिट्टी, काली या फिर इसे क्या बोलते हैं? रेगुर मिट्टी। क्या बोलते हैं? रेगुर मृदा बोलते हैं। लेटेराइट सॉइल पाई जाती है, लेटेराइट सॉइल जो चाय के लिए बहुत फेमस है, लेटेराइट सॉइल असम की तरफ पाई जाती है, लेटेराइट मृदा, लेटेराइट मृदा पाई जाती है। और कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी, इसे कांप वाली मिट्टी भी कहते हैं, कांप। ठीक है, ये सबसे उपजाऊ होती है। क्या होती है? ये सर्वाधिक उपजाऊ, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? जलोढ़ मृदा होती है। 5वें नंबर पे कौन सी होती है? मरुस्थलीय या रेतीली मिट्टी, मरुस्थलीय या फिर रेतीली मृदा। क्या होती है? रेतीली मृदा। नंबर 6 कौन सी होती है? पहाड़ी, पहाड़ी या फिर वन मृदा, पहाड़ी मृदा, पहाड़ी मृदा या फिर पहाड़ी जो पहाड़ों पे पाई जाती है, या फिर वन मृदा, इसे कहते हैं, पहाड़ों पे जंगल पाए जाते हैं, तो पहाड़ी मृदा या फिर वन मृदा। नंबर 7 पे कौन सी मृदा होती है? लवणीय या फिर क्षारीय मृदा। क्या होती है? लवणीय या क्षारीय मृदा, लवणीय या फिर क्षारीय मृदा। और नंबर 8 पीट सॉइल, पीट या फिर दलदली मृदा। क्या होती है? जो दलदली भूमि में पाई जाती है, दलदली मृदा। इतने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है भैया 8 पे। लाल या पीली मृदा, काली या फिर रेगुर मृदा, लेटेराइट मृदा, जलोढ़ मृदा, जलोढ़ को कांप मृदा भी कहते हैं, मरुस्थलीय या फिर रेतीली मिट्टी, वन या फिर पहाड़ी मृदा, लवणीय या फिर क्षारीय मृदा और पीट सॉइल। लवणीय क्षारीय मृदा, इसको हम लोग बंजर भूमि भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बंजर भूमि कहते हैं। तो बताइए कौन सी प्रकार की मृदा इसमें नहीं आई? काली मिट्टी तो आई थी, पीली मिट्टी भी आई थी, लेटेराइट मिट्टी भी इसमें होती है, सीमेंट कोई मिट्टी का प्रकार नहीं है, सीमेंट कोई मिट्टी का प्रकार नहीं है। तो वो कह रहा था मिट्टी का प्रकार नहीं है, तो कौन सा नहीं है भाई? सीमेंट मिट्टी का प्रकार नहीं है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी कौन क्षेत्र में पाई जाती है भाई? काली मिट्टी पाई जाती है महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, गुजरात वाले क्षेत्र में। कहाँ कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और गुजरात, महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्र में पाई जाती है, महाराष्ट्र और गुजरात वाले क्षेत्र में पाई जाती है। और अपने बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में भी पाई जाती है, दक्षिणी यूपी बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में भी थोड़ी सी मृदा पाई जाती है, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में भी पाई जाती है। ठीक है, बुंदेलखंड यूपी वाले क्षेत्र में इतनी जगह पाई जाती है। तो कौन सा क्षेत्र है यहाँ पर? झारखंड में नहीं पाई जाती भाई, गुजरात, राजस्थान, बिहार, किस में पाई जाती है? गुजरात में पाई जाती है। ये काली मिट्टी किसके लिए फेमस है? कपास की खेती के लिए फेमस है। किसकी खेती के लिए फेमस है? कपास की खेती इसमें बहुत अच्छी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण, निम्नीकरण का मतलब होता है भूमि की उर्वरता शक्ति कम हो रही है, भूमि का क्या होना? अनउर्वर होना, ठीक है नहीं, क्या होना? अनउर्वर, उर्वरता शक्ति कम हो रही है, बंजर भूमि बन जा रही है। क्या हो जा रही है? बंजर भूमि होती जा रही है धीरे धीरे। क्या क्या वजह है जिसकी वजह से भूमि का निम्नीकरण हो रहा है? गहन खेती, वन उन्मूलन या अधिक सिंचाई या फिर अति पशुचारण। ज्यादा खेती की जाती है पंजाब में, क्या इस वजह से? ये भी एक कारण है वैसे देखा जाए तो, वन उन्मूलन, वन के कटाव हो रहे हैं इसलिए भी मिट्टी को नुकसान होता है, अधिक सिंचाई और अति पशुचारण। तो ये सब एक प्रकार से देखा जाए तो भूमि के निम्नीकरण के ही कारण है। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा कारण है जो ज्यादा प्रोबेबल है, ज्यादा इसमें भूमिका निभा रहा है मिट्टी के निम्नीकरण में? तो ज्यादा भूमिका निभाने का काम कौन कर रहा है इसमें? अधिक सिंचाई। पंजाब में ट्यूबवेल आ गए हैं आजकल, समरसेबल, उनसे क्या की जा रही है? अधिक सिंचाई की जा रही है। अधिक सिंचाई की वजह से क्या हो रही है? मिट्टी की उर्वरता शक्ति कम होती जा रही है, मिट्टी का निम्नीकरण हो रहा है। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अधिक सिंचाई। क्या हो जाएगा? अधिक सिंचाई। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय योग संसाधन नहीं है? नवीकरणीय योग मतलब दोबारा प्रयोग में नहीं ला सकते, नवीकरणीय योग नहीं है। जो नवीकरणीय होते हैं उन्हें हम दोबारा प्रयोग में ला सकते हैं, लेकिन कह रहे हैं ये नवीकरणीय संसाधन नहीं है।
जो हम दोबारा प्रयोग में नहीं ला सकते। तो कौन सा ऐसा संसाधन जिसे दोबारा प्रयोग में नहीं ला सकते? तो पवन ऊर्जा, तुम देखते हो पवन ऊर्जा बार बार इस्तेमाल में लाई जा सकती है, खत्म ही नहीं होती कभी। जल, ये भी एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। जीवाश्म ईंधन या फिर वन, बताइए, वन तो हम लगा देंगे और भी वन बार बार पेड़ लगाते जाएंगे और ये नवीकरण करते चले जाएंगे हम लोग। लेकिन जीवाश्म ईंधनों को बनाने के लिए, जीवाश्म ईंधन भी एक प्रकार से वन, सड़े गले जीव जंतु इन्हीं से बनते हैं, लेकिन इनको बनाने में हजारों साल लग जाती हैं। जीवाश्म ईंधन बनाने में क्या लगती है? 1000 वर्षों से भी ज्यादा का समय लगता है। तो इन्हें इतनी जल्दी रिन्यू नहीं कर सकते, दोबारा नवीकरण नहीं कर सकते इनका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन जैसे पेट्रोलियम, कोयला, ये है क्या होते हैं? जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन होते हैं पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, ये सब क्या है? इन सबको हम बोलते हैं जीवाश्म ईंधन। ये सब कैसे हैं? ये अनवीकरणीय संसाधन है। कैसे हैं? अनवीकरणीय, या फिर इन्हें हम क्या बोलते हैं? परंपरागत स्रोत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्जा के ये परंपरागत स्रोत हैं। क्या है? परंपरागत स्रोत हैं। ठीक है, चलिए। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? अभी बताया था हमने, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी? बताइए भाई। लाल मिट्टी में चाय खेती की जाती है, जलोढ़ मिट्टी में, या पर्वतीय मिट्टी में? कहाँ की जाती है चाय खेती? की तो पर्वतीय क्षेत्रों में जाती है, लेकिन ये लेटेराइट मिट्टी में की जाती है। किसमें की जाती है? लेटेराइट सोइल इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेटेराइट सोइल में चाय की खेती बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? सीढ़ीदार खेती, बताइए। ट्रेंच फार्मिंग कहाँ होती है? ट्रेंच फार्मिंग तो सीढ़ीदार खेती की जाती है पहाड़ी क्षेत्रों में। सीढ़ी बना देते हैं, यहाँ का ढाल एक जैसा है तो यहाँ एक अलग सीढ़ी बना दी, इधर की एक अलग सीढ़ी बना दी, इधर एक अलग सीढ़ी बना दी, इतना हिस्सा यहाँ पे खेती कर ली, यहाँ पे अलग खेती कर ली। तो इस तरीके से सीढ़ी बनाते हुए खेती करते हैं वो। ठीक है, तो ढलान वाली भूमियों में की जाती है। ढलान वाली भूमि कहाँ? पंजाब में पाई जाएंगी। पंजाब तो लेवल एरिया है भाई, वहां पे गंगा सतलज का मैदानी इलाका है। उत्तर प्रदेश में पूरा मैदान है, हरियाणा पूरा मैदानी इलाका है। तो कहाँ की जाएगी? कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेती की जाएगी। और पहाड़ी इलाका कौन सा है? उत्तराखंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? व्यक्तिगत, व्यक्तिगत का मतलब होता है पर्सनल। पर्सनल नहीं है भाई, पर्सनल नहीं है मतलब सरकारी संसाधन है या फिर सार्वजनिक रूप से संसाधन है सबका। तो बागान, बागान तो भाई पर्सनल होते हैं। बागान तो लोग अपने बगीचे, गार्डन बना लेते हैं पर्सनल। चरागाह, लोग चरागाह भी बना लेते हैं पर्सनल, 1-2 हेक्टेयर भूमि में। और भूमि तो लोगों की पर्सनल होती है, अपनी सबकी भूमि होती है, सबकी जमीनें होती हैं। लेकिन खनिज संसाधन, जहां से कोयला, पेट्रोल, ये सब निकाले जाते हैं, खनिज, तो ये किसी के पर्सनल होते हैं? नहीं भाई, ये सार्वजनिक संसाधन है। इन पे किसका हक होता है? सरकार का हक होता है या फिर सबका हक होता है। ये कैसे है? पर्सनल नहीं है, व्यक्तिगत नहीं है ये कैसे नहीं है? व्यक्तिगत नहीं है, ये सार्वजनिक संसाधन है, खनिज संसाधन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय नहीं है? पुनः चक्रीय का मतलब है कि हम दोबारा यूज में नहीं ला सकते। फिर वही बात पूछी उन्होंने, परंपरागत स्रोत पूछा है। पुनः चक्रीय नहीं है यानी रिन्यूएबल नहीं है, नवीकरण योग्य नहीं है। तो कौन? पवन ऊर्जा तो हमने बताया था नवीकरण योग्य है। ज्वारीय ऊर्जा, ये जो ज्वार भाटा से तैयार की जाती है ऊर्जा समुद्र में, तो ये ज्वारीय ऊर्जा भी क्या होती है? ये भी नवीकरण योग्य ऊर्जा है। पशुधन, ये तो अपना रिन्यूएबल सोर्स है ही, इसको तो हम दोबारा यूज में लाते रहते हैं। लेकिन लोहा एक प्रकार का क्या है? लोहा एक प्रकार का परंपरागत स्रोत है। कैसा स्रोत है? परंपरागत है, इसको दोबारा इस्तेमाल में नहीं ला सकते। एक बार खत्म हो गया तो ये खत्म हो जाएगा भी पृथ्वी से। ठीक है, इसको बनने में फिर क्या लगेंगी? लाखों सालें लगेंगी, हजारों लाखों सालें लगती हैं, तब कहीं जाके बनता है। तो लोहा कैसा संसाधन है? लोहा एक परंपरागत स्रोत है। कैसा स्रोत है? परंपरागत है, ये पुनः चक्रीय नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोहा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए भी क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा। और क्वेश्चन लिखते जाइए कीजिए, आप पहले आंसर दिए कीजिए और फिर देखना कितने गलत हुए कितने सही हुए। 20 क्वेश्चन में देखना कि 15-16 सही हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, कितने सही हो पा रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताना है कि 20 क्वेश्चन में से हमारे इतने सही हुए। निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावी संसाधन है? संभावी संसाधन का मतलब होता है कि भविष्य की ऊर्जा। संभावी संसाधन का मतलब क्या है? भविष्य की ऊर्जा, जिसको हम आने वाले समय में इस्तेमाल करेंगे। भविष्य की ऊर्जा, तो कोयला तो भी खत्म हो जाएगा एक दिन, इस पे तो कोई उम्मीद ही नहीं लगाई जा सकती, कोई संभावना नहीं है। पेट्रोलियम भी धीरे धीरे क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। और बॉक्साइट, ये भी क्या है? परंपरागत स्रोत है, ये सब खत्म हो जाएंगे। परंपरागत स्रोत जितने भी हैं वो क्या होंगे? एक दिन हम धीरे धीरे उनका उपयोग करते करते खत्म कर देंगे। लेकिन पवन ऊर्जा कैसा स्रोत है? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, नवीकरण योग्य संसाधन है। ये कैसा है? नवीकरणीय है। ये कैसा है? नवीकरणीय है। तो यही हम क्या कह सकते हैं? ये हमारा भविष्य का ईंधन है। कैसा ईंधन है? भविष्य का ईंधन कह सकते हैं इसे हम। क्या कह सकते हैं? भविष्य का ईंधन कहा जा सकता है। भविष्य का ईंधन या फिर संभावी
जिसकी संभावनाएं आगे हम किस पे इस्तेमाल करेंगे, जब सब ये सब खत्म हो जाएंगे तो किसको इस्तेमाल करेंगे, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, इन्हीं को सबको, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सब ऊर्जा इस्तेमाल में ली जाएंगी। चिपको आंदोलन, चिपको से समझ में आ रहा है, चिपको, चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट से आप क्या समझते हैं, चिपको आंदोलन संबंधित है किससे, मृदा संरक्षण से, वन संरक्षण से, जल संरक्षण से, या फिर वायु संरक्षण से। तो ये घटना है उत्तराखंड की। उत्तराखंड में एक व्यक्ति हुआ करते थे सुंदरलाल, सुंदरलाल बहुगुणा जोशी, क्या नाम है, सुंदरलाल बहुगुणा जोशी, ब्यूटीफुल रेड, कौन थे ये, ब्यूटीफुल रेड, सुंदरलाल। तो सुंदरलाल बहुगुणा जोशी ने क्या किया था, पेड़ों को बचाने के लिए, किसको, वनों को बचाने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों से चिपक जाते थे, क्या करते थे ये सब लोग, उन्होंने एक मूवमेंट चलाया था, एक आंदोलन चलाया था, जिसमें अगर कोई जंगल काटने के लिए आता था सरकार का कर्मचारी, तो पेड़ों से चिपक जाते थे स्थानीय लोग। ये क्या करते थे, पेड़ों से चिपक जाते थे और कहते थे पहले हमें काटना पड़ेगा, उसके बाद आप पेड़ों को काट सकते हैं। तो इन्होंने जंगल को बचाने के लिए, वनों को बचाने के लिए अपने प्राणों तक की आहुति दी थी। तो इसके लिए हम किस नाम से जानते हैं, चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं। चिपको मतलब पेड़ों से चिपक जाते थे, इसलिए क्या बोलते हैं, चिपको आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, वनों को बचाने से, पेड़ों को बचाने से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क कहां पर है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, असम में है, उड़ीसा में है, पश्चिम बंगाल में है, या फिर मध्य प्रदेश में, कहां पर है बताइए भाई, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क। तो असम में तो काजीरंगा है, कौन सी पार्क है असम में, असम में है भाई काजीरंगा नेशनल पार्क, कौन सी है, काजीरंगा, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में कौन सा है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये असम में है। उड़ीसा में क्या है, उड़ीसा में सिमलीपाल है, कौन सा है, सिमलीपाल, भितरकनिका, ये सब है, सिमलीपाल, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश में कान्हा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, पन्ना, कान्हा, पन्ना, माधव, ये कृष्ण जी के नाम पे जितने भी नाम है ये सब कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। तो सुंदरवन कहां पर है, सुंदरवन पश्चिम बंगाल का एक राष्ट्रीय उद्यान है, कहां का है, पश्चिम बंगाल का, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। वहां पर सुंदरवन डेल्टा भी पाया जाता है, ठीक है, गंगा के मुहाने पर, गंगा यमुना के मुहाने पर, तो वहीं पर क्या है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है, सर्वाधिक वर्षा, पहले सर्वाधिक वर्षा हुआ करती थी चेरापूंजी में, कहां पर होती थी, सर्वाधिक वर्षा चेरापूंजी में हुआ करती थी। ये चेरापूंजी कहां पर था, ये चेरापूंजी था मेघालय में, कहां पर था, मेघालय में। अभी मेघालय में चेरापूंजी के पास, चेरापूंजी के पास एक जगह है मौसिन राम, क्या है, मौसिन, मौसिन राम, मौसिन राम, ये भी कहां पर है, मेघालय में ही है, मौसिन राम भी कहां है, मेघालय में। तो यहाँ पर दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश नोट की जाती है, दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश कहीं पर होती है तो वो कहां होती है, मौसिन राम में। इसका कारण क्या है, मौसिन राम एक ऐसी जगह पे बसा हुआ है, यहाँ पर जैसे मान लो मौसिन राम है, क्या है, यहाँ पर मौसिन राम शहर बसा हुआ है, गाँव। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है गारो पहाड़ियां, गारो, इधर खासी, और इधर बीच में क्या है, जयंतियां। अब इधर से बादल उठेंगे तो इधर से टकराएंगे यहाँ पर, इधर से टकराएंगे यहाँ पर, और टकरा के यहाँ कहाँ जाएंगे, इधर निकलने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ निकल नहीं पाते, कहीं यहीं टकराते हैं, इससे टकरा जाएंगे फिर, और यहाँ झमाझम बारिश हो जाती है, मौसिन राम में क्या हो जाती है, बारिश हो जाती है। तो गारो खासी जयंतिया के बीच में बसे होने के कारण मौसिन राम में सबसे ज्यादा बारिश नोट की जाती है, मौसिन राम में दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, मौसिन राम, कहां पर, मेघालय। चलिए अगला क्वेश्चन, टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है, टिहरी दुनिया का सबसे, नहीं दुनिया का नहीं, भारत का, भारत का सबसे ऊंचा बांध है ये टिहरी बांध, क्या है, भारत का सबसे ऊंचा बांध, सबसे ऊंचा बांध है ये, भारत का सबसे ऊंचा बांध 260.5 मीटर ऊंचा है, कितना है, 260.5 मीटर ऊंचा है। कौन सी नदी पर बना हुआ है ये भागीरथी नदी पर बना हुआ है, कहां पर, भागीरथी नदी पर बना हुआ है, भागीरथी नदी। ये भागीरथी नदी जानते हो, इधर से एक नदी आ रही है, इसका नाम है भागीरथी, क्या नाम है, भागीरथी नदी आ रही है, भागीरथी। और इधर से एक नदी आ रही है अलकनंदा, कौन सी नदी आ रही है, अलकनंदा, अलकनंदा। और यहाँ पे एक जगह है देवप्रयाग, क्या नाम है, देवप्रयाग,
यहाँ देव प्रयाग में आकर के दोनों नदियां क्या होती हैं, आपस में मिल जाती हैं, फिर यहाँ से एक धारा बन जाती है इनकी, और इस एक धारा को हम क्या बोलते हैं, गंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गंगा, गंगा नदी। तो भागीरथी और अलकनंदा मिलकर क्या बनाती हैं, गंगा बनाती हैं। तो इसी भागीरथी नदी पर यहाँ पर क्या बना हुआ है, डैम बना हुआ है। उस डैम का नाम क्या है, टिहरी डैम। क्या नाम है, टिहरी बांध, टिहरी बांध। और ये कौन सा उसमें, उत्तराखंड में, किसमें है, उत्तराखंड में, किसमें, टिहरी बांध उत्तराखंड में है। भारत का सबसे ऊंचा बांध बना हुआ है। तो उत्तराखंड ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर कटप्पा। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, सी फॉर कटप्पा, ये हो जाएगा आंसर भाई, उत्तराखंड क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18, सलाल बांध किस नदी पर बना हुआ है, सलाल, सलाल डैम, सलाल, पकड़लूम, दुलहस्ती, ये सब बांध कौन सी नदी पर बने हुए हैं, सलाल बांध, ये चिनाब नदी पर है। कौन सी नदी पर है, चिनाब, ठीक है, चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में, कहां पर, जम्मू कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में बना हुआ है चिनाब नदी पर सलाल बांध, ठीक है। चलिए महानदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, महानदी पर बना हुआ है हीराकुंड बांध। कौन सा बांध है, हीराकुंड, हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है। सतलज नदी पर कौन सा बांध है, सतलज नदी पर बना हुआ है भाखड़ा नांगला बांध। कौन सा बांध है, सतलज नदी पर भाखड़ा नांगला, भाखड़ा नांगल बांध, कौन सा बांध है, भाखड़ नांगल, भाखड़ा नांगल बांध, ये सतलज नदी पर बना हुआ है। कहां पर, पंजाब में, पंजाब में भाखड़ नांगल बांध पंजाब में। और महानदी पर हीराकुंड बांध कहां बना हुआ है, उड़ीसा में। कहां पर, उड़ीसा में बना हुआ है। कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है भाई, कृष्णा नदी पर, कृष्णा नदी पर बना हुआ है, कृष्णा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, कृष्णा नदी पर बना हुआ नागा अर्जुन सागर बांध। कौन सा बांध है, नागा, नागा अर्जुन, नागा अर्जुन सागर बांध, नागा अर्जुन सागर बांध, ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है, ठीक है। तो चिनाब नदी पर सलाल बांध, महानदी पर हीराकुंड बांध, सतलज नदी पर भाखड़ा नांगला बांध, और कृष्णा नदी पर नागा अर्जुन सागर बांध, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सी रबी की फसल है, रबी की फसल, वे फसलें होती हैं, रबी की फसलें, रबी की फसलें वे फसलें होती हैं जिन्हें हम सर्दी के मौसम में बोते हैं, यानी अक्टूबर नवंबर में इनकी बुआई होती है। अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर और नवंबर के महीने में इनकी क्या की जाती है, बुआई की जाती है। अक्टूबर नवंबर के महीने में इनकी बुआई की जाती है। और गर्मी के मौसम में ये अप्रैल मई में, अप्रैल और मई के मौसम में, अप्रैल और मई के मौसम में क्या होती है, कटाई की जाती है। तो इनके लिए हम क्या बोलते हैं, रबी की फसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रबी की फसल बोलते हैं। जबकि जिन फसलों की बुवाई जून जुलाई के महीने में होती है, जून और जुलाई के महीने में, जून जुलाई के महीने में जिनकी क्या होती है, बुआई होती है, और सितंबर अक्टूबर के महीने में जो फसलें काटी जाती हैं, सितंबर और अक्टूबर के महीने में, सितंबर और अक्टूबर के महीने में जिनकी फसलों की कटाई की जाती है, क्या होती है, कटाई होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम खरीफ की फसलें बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खरीफ की फसलें बोलते हैं। और जो फसलें फरवरी में, फरवरी मार्च अप्रैल इन महीनों में हो जाती हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, फरवरी में बुवाई की जाती है, फरवरी में बुवाई की जाती है, और इधर मई जून तक, मई और जून तक इनका कार्यकाल पूरा खत्म हो जाता है। इन फसलों को हम क्या बोलते हैं, जायद की फसलें बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जायद। जैसे तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, ये सब किस में आ जाते हैं, जायद में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं, जायद में आ जाते हैं, ठीक है। तो मुख्यतः अपने यहाँ 3 प्रकार की फसलें होती हैं, खरीफ, रबी और जायद। तो रबी की फसलों में जो इंपॉर्टेंट फसल है वो कौन सी है, गेहूं। क्या है, गेहूं। अब आपको गेहूं तो पता ही है, गेहूं के साथ साथ कौन सी और फसलें बोई जाती हैं। गेहूं के सीजन में जो जो फसलें बोई जाती हैं वो सब रबी की फसलें हो जाएंगी। और खरीफ की फसलों में, खरीफ की फसलों में मुख्यतः फसल कौन सी, धान की। किसकी फसल है, धान की। तो धान के साथ जो फसलें बोई जाती हैं और काटी जाती हैं तो वो किसकी हो जाएंगी, वो सब खरीफ की फसलें हो जाएंगी। तो गेहूं के साथ में तुम्हें पता है सरसों भी गेहूं के खेत में भी उगा ली जाती है, गेहूं के साथ में भी तो डाल देते हैं सरसों को, ठीक है। तो सरसों क्या हो जाएगी, रबी की फसल हो जाएगी। और इसके साथ साथ क्या होता है, गेहूं के समय में चना होता है, तो चना क्या हो जाएगी, रबी की फसल हो जाएगी। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं ये सब क्या है, रबी की फसलें। धान के साथ क्या क्या होता है, धान के साथ बाजरा होता है। क्या होता है, बाजरा होता है। मूंगफली की फसल होती है इसी के सीजन में, मूंगफली होती है, ठीक है। कपास होती है, कपास। तो ये सब क्या हो जाएंगी, ये सब खरीफ की फसलें हो जाएंगी। तिल होते हैं इन्हीं सीजन में, तिल। तो ये सब क्या हो जाएंगी, ये सब खरीफ की फसलें हो जाएंगी।
तो बताओ भाई, रबी की फसल गेहूं के साथ में कौन सी फसल होती है? रबी शब्द आए वहां पर गेहूं से लगाना अनुमान, किससे लगाना? गेहूं से। गेहूं के साथ जो फसल होती है, तो पता है गेहूं के सीजन में कौन सी फसल होती है? चना की फसल होती है। किसकी होती है? चना की फसल होती है। तो रबी की फसल कौन सी हो जाएगी? चना। क्या हो जाएगी? चना। देखने में क्वेश्चन बहुत आसान लग रहा है, लेकिन कभी कभी आसान क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं और पूरा 1 नंबर चला जाता है अपना। ठीक है, तो इन पर विशेष ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? फलीदार फसल, ऐसी फसल जिसके फसल पे क्या आती है? फलियां आती हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। तो ये आप लोगों को किसमें है? ये क्वेश्चन होमवर्क में है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे भाई, कमेंट बॉक्स में आंसर पिन कर देंगे इसका। क्या होगा? फलीदार फसलें कौन सी? दालें फलीदार फसल होती हैं, या ज्वार, या आलू, या कपास। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क में। ठीक है, चलिए भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।